हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो हम अपना पेपर 2 पढ़ रहे थे कंटिन्यू, तो अब पेपर 2 को ही हम आगे कंप्लीट करेंगे। अभी मैं सबको बहुत सारे ऐसे बहुत सारा कल मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग में दिखाया था कि कैसे लिखा जाता है उसका सैम्पल, और आर्ग्यूमेंट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी हम आगे ही चलते हैं। अपने ऐसे 2-3 और ब्रॉड ब्रॉड थीम्स हैं जो न्यूज़ में रही थी, स्पेशली हम उनको कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया, बहुत फेमस टॉपिक है और मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इसके बारे में, तो इसलिए मेरे को लेना पड़ा। तो ये है रिगार्डिंग OTT प्लेटफॉर्म्स, जो ये ऑनलाइन हैं इनके बारे में। क्योंकि अभी हमारा आपको पता है कि जो हमारा न्यू आईटी एक्ट आया है, इसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को एक्चुअली आईटी एक्ट के रिलेटेड लोगों ने बोला कि आईटी एक्ट आप सर समझा दीजिए, उसमें क्या फ्लॉज हैं। क्योंकि अभी आप ये देख रहे हैं कि जो अपना ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये सब कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, ये क्या बात है, तो ये बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि हाँ, इसको समझाया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक OTT प्लेटफॉर्म का भी इशू है, तो इसको समझा दो। इसके बाद हम अपना आईटी एक्ट में क्या फ्लॉज हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर वो भी पूछा जाता है तो OTT प्लेटफॉर्म एक ब्रॉड थीम है, इससे कुछ भी रिलेटेड पूछता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों को लग सकता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ लोगों को लग सकता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन न्यूज़ में था इसलिए मेरे को बताना ज़रूरी है, क्योंकि इनके ऊपर भी ये बहुत अच्छा खासा न्यूज़ में रहा था पिछले 1-2 महीने में। तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। जिनको इंपॉर्टेंट लगे वो समझ सकते हैं, जिनको ना लगे वो ना समझें, सीधी बात, ठीक है। तो हम अपना शुरू करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में लिखना। सबसे पहले क्या लिखेंगे OTT प्लेटफॉर्म, तो बस इसकी जो पूछा उसी को समझा दीजिए। तो क्या है कि OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, आपको ऐसे शुरू करना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। ये आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, डेट प्रोवाइड वाइड WID वाइड रेंज ऑफ कंटेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलता है ना ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। और फिर विच कैन बी एक्सेस्ड, जिसे हम देख सकते हैं, एसेसिबल है, विच कैन बी एक्सेस्ड थ्रू, कहाँ पे देख सकते हैं, थ्रू द इंटरनेट। सिंपल हमने समझा दिया। OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, और जिसे हम सिंपल इंटरनेट की सहायता से देख सकते हैं। अब इसमें दे दीजिए कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अपना हॉटस्टार है, हॉटस्टार सबसे फेमस, Amazon प्राइम का एग्जाम्पल दे दीजिए, या नेटफ्लिक्स, सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स रहता है, इनका एग्जाम्पल दे दीजिए, एक्सेट्रा। अब ठीक है, अब थोड़ा डेटा प्रोवाइड करना है, तो डेटा में इंडिया का हमें प्रोवाइड करना है, तो ये लिख दीजिए, इंडिया इज करेंटली, क्या हो रहा है इंडिया में करेंटली द वर्ल्ड धीरे धीरे फास्टेस्ट ग्रोइंग हो रहा है, इंडिया में बढ़ी रहा है ग्रोइंग OTT प्लेटफॉर्म। कुछ नहीं लिखा है, जो हो रहा है नॉर्मली वही, कुछ हमने इसमें मन से नहीं लिख रहे हैं। जो बात हो रही है, इंडिया में बहुत ज़्यादा इसको स्कोप है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग OTT प्लेटफॉर्म है, इतना लिख सकते हैं। और अगर ये भी लिख सकते हैं कि ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि ये जो है जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट बन जाएगा, वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट बाय 2024 इमर्ज होगा। जब इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट हो जाएगा 24। या ये भी एक रिपोर्ट आई थी, इसकी जगह आप इसका भी यूज कर सकते हैं कि 45% इंक्रीज होगा या ग्रो होगा बाय 2023। ये वाली रिपोर्ट का कोई मतलब ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, ये जो आई थी वो अर्नेस्ट एंड यंग, ये एक रिपोर्ट निकालते हैं अर्नेस्ट एंड यंग, इनका डेटा है। तो आप इसको कोट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा होना बहुत ज़रूरी है। हर कुछ भी आप लिख रहे हैं ऐसे, उसको ऑथेंटिकेट किसी डेटा से आपको करना बहुत ज़रूरी है। जो डेटा हो वो लिख दीजिए, या ये लिख दीजिए कितने सब्सक्राइबर हैं, तो करीबन 29 से 30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं जो इंडियन है, ये भी डेटा को हम लिख सकते हैं। तो कोई डेटा जो आपको अच्छा लगे वो आप ये लिख सकते हैं। तो सिंपल इंट्रोडक्शन हमने लिखा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंट्रोडक्शन नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म को हमने समझा दिया, इंडिया में इसकी ग्रोथ होने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, इंडिया में इतने सब्सक्राइबर हैं, इतना इस डेट तक बढ़ जाएगा, सिंपल बात। चलो हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म के बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले बेनिफिट क्या है, और क्योंकि इस पर रेगुलेशन की बात हो रही है तो फिर हम ये भी देख लेंगे कि रेगुलेशन क्या हुआ है या ज़रूरत क्यों है रेगुलेशन की, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये बहुत जानना जरूरी है। एक सेकेंड यार, पेपर ख़त्म हो गया क्या? हाँ ठीक है, एक सेकेंड। अब हम लिख देते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ OTT। बेनिफिट क्या है, देखिए बेनिफिट किन किन लोगों को होगा। एक तो होगा जो बना रहे हैं, एक किन को होगा जो जिनके लिए बन रहा है, मतलब एक होगा क्रिएटर, एक होगा
कस्टमर, ऐसे लिख दो। हाँ, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि किसके लिए फ़ायदा है। सबसे पहले हम लिख देते हैं बेनिफिट किसके लिए, बेनिफिट फॉर क्रिएटर, जो बना रहा है उसको क्या बेनिफिट है, सबसे पहले ये लिखना है। सिंपल बात है, जो हो रहा है वो लिखना है, जो आपको आता है बस वो पेन पेपर लेके आपको लिखना है। तो इससे क्या होगा, क्रिएटर के लिए क्या है कि वो माइक्रो टारगेटिंग कर पाता है। मतलब एकदम आपने देखा होगा मिर्ज़ापुर है, जैसे मान के चलिए मिर्ज़ापुर सबने देख रखी है, तो इतनी बड़ी वेब सीरीज बन गई वो करीबन, मतलब एक एक एपिसोड उसका 40-40 मिनट का है, और अगर 7-8 एपिसोड हैं तो 5-6 घंटे का बन गया। लेकिन जो अगर वो मूवी बनाते हैं मिर्ज़ापुर की, तो मात्र 2.5-3 घंटे की बन पाती है। 3 घंटे की भी कहाँ होती है, 2.5 घंटे की, 2.25 घंटे की मूवियाँ होती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो माइक्रो टारगेट कर पाता है, जितना ऑडियंस को चाहिए उतना टारगेट हो पाता है क्रिएटर के लिए जो बना रहा है। दूसरा, लो कॉस्ट। भाई ये इन्होंने एक बार मूवी बना दी तो ना इसका एडवर्टीजमेंट का खर्चा इतना नहीं है जितना नॉर्मल मूवी का होता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। भाई अगर कोई मूवी रिलीज होगी तो आपको सारे सिटियों में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगी उसकी एल्बम, तो बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में हो जाता है सारा काम। तीसरा, वाइडर एक्सेस। भाई अगर कोई मूवी रिलीज हो रही है तो भले वो अमेरिका में बैठा इंसान है, भले वो इंडिया में बैठा इंसान है, हम नेटफ्लिक्स देख लेते हैं ना, अमेरिका में हो रहे हैं जो एपिसोड वो हम इंडिया में बैठ के देख रहे हैं। वहीं अगर ये अमेरिका के थिएटर में रिलीज हो रहे होते तो हम कैसे देख पाते, तो वाइडर एक्सेस मिलती है। चौथा, लेस रेगुलेशन। इनके ऊपर ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है, अभी भी ज़्यादा रेगुलेशन इनके ऊपर नहीं है, क्योंकि इन पे सेंसर बोर्ड नहीं लगता है। या लिख सकते हैं कि OTT इंजॉयज लो सेंसर रिक्वायरमेंट देन फिल्म एंड टेलीविजन। बस आपको ये लिखना है कि इनके ऊपर सेंसर रिक्वायरमेंट इतना नहीं है जितना फिल्म्स या टेलीविजन के ऊपर है। तो मेन 4 बेनिफिट ये हो गए क्रिएटर्स के ऊपर। अब हम लिख देते हैं 2-4 पॉइंट जिनके लिए बन रहा है। बेनिफिट फॉर कस्टमर लिख देते हैं, कस्टमर ही हम, कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर के लिए क्या है, सबसे पहले बात आ जाती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कैसे, क्योंकि इन्हें हमें देखने के लिए, OTT प्लेटफॉर्म को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लाइक अ स्मार्ट टीवी, या फिर हम कह देते हैं कि अपना स्मार्टफोन, ये सब चीज़ चाहिए। तो ईजी कनेक्टिविटी है इनको देखने के लिए। दूसरा, कॉस्ट फ्रेंडली। भाई आपको एक मूवी देखनी है तो आप अगर जाते हैं थिएटर में तो 300-400 रुपये का नॉर्मल टिकट आएगा, पीछे वाली साइड का, आगे वाली साइड का सॉरी, और बालकनी में आप जाएंगे तो और महंगा टिकट है। लेकिन इंटरनेट क्या है आपका, तो 500-600 रुपये का रिचार्ज 3-3 महीने के लिए होता है। तो कॉस्ट फ्रेंडली है। और कॉस्ट फ्रेंडली क्या है कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तीसरा, कन्वीनियंस लिख सकते हैं, कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस में आप ये लिख सकते हैं कि हमें फिजिकल और जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं चाहिए कि हमें फिजिकली वहाँ प्रस्तुत होना पड़ेगा। भाई आपको पता है हमारे जो मूवी है 3 बजे से शुरू होगी तो आपको 2 बजे घर से निकलना पड़ेगा, सब कुछ प्रॉब्लम है। और चौथा क्या है, वाइडर चॉइस मिलती है। वाइडर चॉइस, अगर कोई मान के चलिए इंडिया में रहता है और उसे मन है कि मैं तो भाई अंग्रेजी मूवी देखना चाहता हूँ, और आपके थिएटर में कहीं लगी नहीं है अंग्रेजी मूवी, तो आप कैसे देखोगे, तो OTT प्लेटफॉर्म होगा तो आपके पास वाइडर चॉइस है। आप वेरियस लैंग्वेजेस में और वेरियस कंट्रीज़ की मूवी देख सकते हैं, दोनों चीज़ है, वेरियस लैंग्वेज में विद वेरियस कंट्रीज़। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के हमारे बेनिफिट्स हो गए, जो मैंने 4 पॉइंट ही क्रिएटर के लिए बोल दिए, सॉरी 1 सेकेंड, 4 ही पॉइंट मैंने क्रिएटर के लिए बोल दिए और 4 ही पॉइंट मैंने कस्टमर के लिए बोल दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया OTT प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ जानकारी। इसके बाद हम लिख लेते हैं इधर थोड़ा सा, 1 सेकेंड, हाँ इधर हम एक अच्छी सी लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए, अब इनको रेगुलेट हो रहे हैं तो इनकी ज़रूरत क्या है, नीड क्यों है रेगुलेट करने की, तो यही पूछा जाएगा नीड है या नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म की यही पूछा जाएगा, नीड है या नहीं। तो आपको मैं थोड़े पॉइंट बता देता हूँ। वो नीड क्या है, नीड टू रेगुलेट OTT प्लेटफॉर्म। ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है इनको रेगुलेट करने की, जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए फ़ायदा है, क्रिएटर के लिए भी और उनके लिए भी, जो बना रहे हैं जो देख रहे हैं सबके लिए फ़ायदा है। तो सबसे पहला जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे वही जो हम नॉर्मल ऐसे लिखते हैं वही। सबसे पहले है सोशल क्या नीड है अपने पास, सोशल नीड देखेंगे, सामाजिक, सोशल को सामाजिक बोलते हैं ना। तो सबसे पहले नीड ये क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट बना देते हैं, कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट क्यों बना देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर लैक ऑफ रेगुलेशन है, इनके ऊपर रेगुलेशन है नहीं। तो इससे क्या होता है, ये हर्ट कर देते हैं, किसको हर्ट कर देते हैं, पीपल के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसहार्मनी पैदा हो जाती है। आपको ये सारे वर्ड यूज करने हैं, लैक ऑफ रेगुलेशन, हर्ट पीपल सेंटिमेंट, डिसहार्मनी पैदा हो गई। तो पहला हो गया ऑब्जेक्शनेबल कॉन्टेक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट किसको करते हैं, स्पेशली ऑन यूथ पे।
अब भाई किसी ने मिर्जापुर देखा है, मिर्जापुर का ही सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है, तो अब कालीन भैया और गुड्डू भैया, अब जो टीनेजर हैं उनके दिमाग पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो बात यही है। तो इम्पैक्ट ऑन यूथ। तीसरा कल्चरल, कल्चरल भी थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं। कल्चरल एप्रोप्रिएशन में देखिए, अब हमें आंसर लिखना है तो हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। कल्चरल एप्रोप्रिएशन क्या, कि कुछ एरिया इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वही हाईलाइट होते रहते हैं। जैसे दबंगई अगर कहीं देखनी है तो बस लोगों के दिमाग में एक यूपी का ही नाम आ जाता है कि अगर कुछ भी मामला हो रहा है तो मूवी बना दो यूपी के ऊपर। जब भी देखो आप कोई भी ऐसी घटना वाली मूवी लगती है ना जिसमें मर्डर हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो यूपी में ही पहुंच जाते हैं। अब तो मिर्जापुर, मिर्जापुर ऐसा नहीं है जैसा मिर्जापुर वाली वेब सीरीज में दिखा है, वहाँ पे इतने कट्टे ये सब नहीं चलता है लेकिन अब लोगों के दिमाग में क्या हो गया कि मिर्जापुर में बस यही होता ही होगा तो ये बात आ गई कल्चरल एप्रोप्रिएशन की। चौथा, चौथा हम लिख सकते हैं मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, इसको आप समझें, पॉइंट समझा रहा हूं, इसके आगे लिखने को तो कितना ही पेज लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं इनमें पॉइंट्स में जो चीज़ समझा रहा हूं वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वही मल्टीपल इंटरप्रिटेशन का मतलब है। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि कोई किसी चीज़ को कैसे देखना चाह रहा है। अब ये जो मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ वो कोई तीसरे पॉइंट में सब कोई एक जैसा नहीं लिख के आएगा, किसी के मन में कुछ और पॉइंट्स आएंगे, किसी के मन में कुछ और पॉइंट आएंगे। तो वही हिसाब है किसी भी वेब सीरीज़ का, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का, क्योंकि इनके ऊपर सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, तो हर आदमी, हर कम्युनिटी इनको दूसरी तरीके से दिखता है। मान के चलिए जो एक मूवी आई थी ना दीपिका पादुकोण की, कौन सी थी, अरे रणवीर सिंह के साथ जिसके हंगामा हो गया, पद्मावती, पद्मावती, तो उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो गए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि रियल आधारित है तो हमारी सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया, वो तो एक मूवी थी, लेकिन वो OTT प्लेटफॉर्म के साथ भी होता रहता है। तो ये दिक्कत है, सब लोगों ने उसको अपनी तरह इंटरप्रेट कर दिया, किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। इसे आप कल्चरल एप्रोप्रिएशन में भी लिख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हमने लिख दिए सोशल नीड के बारे में। चलिए, सोशल नीड हो गई। अब दूसरी इकोनॉमिक नीड देख लेते हैं। वही मेरा पैटर्न एक ही है ऐसे लिखने का, कुछ अलग नहीं है, जो हम लिखते हैं वही इसमें लिखेंगे। सामाजिक क्या होता है, पैसे से रिलेटेड क्या होता है, सरकारी क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, वही लिखना है। तो इकोनॉमिक क्या नीड है, सबसे पहले नीड क्या है, तो लॉस ऑफ बिजनेस। लॉस ऑफ बिजनेस, किसको लॉस हो रहा है भाई, OTT प्लेटफॉर्म है तो जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े थिएटर खोल रखे हैं, लॉस तो उनको हो गया ना, उनकी बिजनेस इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई। सारी जितनी बड़ी बड़ी मूवी हैं वो अगर OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो जाएंगी, चलो टायर 1 में तो फिर भी कुछ लोग देख लेंगे, लेकिन टायर 2 और टायर 3 में जो इनके सिनेमा हाउसेज हैं वो क्या करेंगे, तो लॉस ऑफ बिजनेस हो रहा है। दूसरा, फॉरेन कंपनी को लॉस हो रहा है। तो जितना हमारे पास FDI वगैरह आता कि फॉरेन कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी ना, ये फॉक्स स्टूडियो और वो शेयर जो बना आता है वो वाली, तो ये सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं ये इंटरेस्टेड थी ये कि इंडिया में हम पैसा लगाएं, यहाँ के सिनेमा हाउसेज हम खरीदें, डिस्ट्रीब्यूटर हम बनाएं, तो फॉरेन कंपनीज का लॉस हो गया। तीसरा, डिस्करेज करते हैं। डिस्करेज कौन होता है, डिस्करेज टू फिल्म मेकर्स। अब फिल्म मेकर क्यों कोई प्रोड्यूसर पैसा लगाना चाहेगा, प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मेरा जो पैसा है उससे मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिले कम से कम पैसे में। तो जितने प्रोड्यूसर हैं वो फिल्म में क्यों पैसा लगाएंगे। अब सलमान खान को क्यों कोई हायर करेगा अगर उनके मिर्जापुर के जो एक्टर हैं उन्हीं से उनको ज़्यादा पैसा और पब्लिसिटी मिल रही है, तो सलमान खान ज़्यादा पैसा लेगा, और कोई नया फ्रेश फेस है तो कम पैसा लेगा। एक वो मूवी जो थी क्या कहते हैं, हर्षद मेहता वाला जो रिलीज हुआ था OTT प्लेटफॉर्म पे, तो वो जो OTT प्लेटफॉर्म वाली जो हर्षद मेहता वाली है, स्कैम वाली 1992 वाली, वो ज़्यादा कमाली, और उसके बाद अभी अभिषेक बच्चन वाली भी उसी के सेम आई है हर्षद मेहता के केस में, वो इतना नहीं कमा पाई। तो ये फ़र्क देखिए, वो फिल्म क्योंकि अभिषेक बच्चन तो पहले से एक एक्टर है तो वो ज़्यादा में बनी होगी, और वो नया फेस था तो कम में बना होगा, सीधी सी बात है। तो ये डिस्करेज हो जाते हैं फिल्म मेकर्स, तो ये इकोनॉमिक लॉस हो गया। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, 3-4 पॉइंट चलो इसमें हो गए। तीसरे में चलते हैं हम, तीसरा हम चलेंगे पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या क्या लॉस है, तो पॉलिटिकल में सबसे पहला आएगा एजेंडा बेस्ड। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जो स्टोरी बनती है OTT प्लेटफॉर्म पे वो एजेंडा बेस्ड होती है, भले उसका मोटिव कुछ भी हो, लेकिन कभी कभी वो एजेंडा फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। कोई भी मूवी, बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा नहीं तो इधर ही रायता फैल जाएगा, 10 लोग इधर ही बुराई कर देंगे। तो एजेंडा से रिलेटेड होती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, बस इतना याद रखिए। इसमें आप अपने मन से लिख सकते हैं, मैं यहाँ किसी की बुराई अच्छा ही नहीं कर सकता हूँ, सिंपल बात। दूसरा, डिस्टॉर्ट कर देते हैं फैक्ट्स को।
जो रियल बात है कभी कभी उससे हट जाती है। बहुत सारी रामायण महाभारत आपने देखा होगा टीवी में आती रहती हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज होती हैं, तो वो एकदम जो बुक में लिखा भी नहीं है, रामायण में वो चीज़ें लिखी भी नहीं है, वो चीज़ें वो लोग दिखा रहे हैं, तो फैक्ट से कभी कभी हट जाते हैं, जिसकी वजह से डिसहार्मनी पैदा हो जाती है सबके लिए। अब मान के चलिए रामायण ही अब कुछ गलत सीन उसमें अगर डाल दिया जो अभी एक्चुअली में हुआ ही नहीं है, तो बवाल हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं भाई, या हिंदू हिंदुओं में ही हो जाएगी, तो वो दिक्कत है, तो वो नहीं होना चाहिए, डिस्टॉर्शन हो जाता है फैक्ट्स का। और इसमें और क्या लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं लैक ऑफ ओवरसाइट, इतना हम सोच नहीं पा रहे ये लोग कि इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि एट प्रेजेंट देयर इज नो लॉ और ऑटोनोमस बॉडी गवर्निंग डिजिटल कंटेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म। आप ये लिखेंगे कि हमारे पास अभी तक कोई इस पॉइंट के लिए कि ये सोच नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास अभी कोई लॉ नहीं है, कोई सेपरेट ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो गवर्न कर सके ओटीटी प्लेटफॉर्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, और कोई कंटेंट रेगुलेशन ही नहीं है, कोई ये लिखिए नो कंटेंट रेगुलेशन, नो कंटेंट रेगुलेशन, इसीलिए ज़्यादा लंबा सोच नहीं पाते हैं, लैक ऑफ ओवरसाइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, नीड जिसके लिए हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए होनी चाहिए, ये हमारी नीड्स हैं, नीड टू ओटीटी प्लेटफॉर्म। आगे चलते हैं, अब इश्यूज क्या है, रेगुलेशंस के साथ इश्यूज भी हैं, ये मैं ओवरऑल ब्रॉड कवर कर रहा हूँ, आपको सारे पॉइंट नहीं लिख के आने, जो जिसको अच्छा लगे वो लिख लेना, ये तो मैं होलिस्टिक कवर कर रहा हूँ इधर बस। चलिए थोड़ा हम जान लेते हैं ज़रूरत क्या है, इश्यूज क्या है, इश्यूज विद रेगुलेशन लगाने के ऊपर इश्यूज क्या हैं। तो इश्यूज क्या है, सबसे पहले वही अपना पॉलिटिकल, हमने सब ने पॉलिटी पढ़ी है, तो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये जिसकी विल है कि वो कुछ भी स्पीच कर सकता है, कुछ एक्सप्रेशन कर सकता है, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब आपको इनका अधिकार है लेकिन इनके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी, तो हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा इश्यूज क्या है, इन्फेंटिलाइजेस बोलते हैं, इन्फेंटिलाइजेस सिटीजन्स, एक सेकेंड, सिटीजन्स, हाँ ये तो पीपल का अधिकार है, लोगों का अधिकार है कि आपने कंटेंट कुछ बना दिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, अब ये लोगों की इच्छा है ना कि वो देखना चाहते हैं, मेरी इच्छा है कि भाई मेरे को ये शो पसंद नहीं है तो मैं क्यों ही देखूंगा, लेकिन आपने डाला है, आपको अच्छा लग रहा है, आपने बनाया, आपने डाल दिया, अब ये तो लोगों पे छोड़ दीजिए ना कि उन्हें देखना है कि नहीं। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको लगता है कि वो गलत चीज़ दिखा रहे हैं तो आप क्यों देख रहे हो, मत देखो वो चीज़, तो ये चूज करने का अधिकार जो है सिटीजन्स को होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, स्केल ऑफ कंटेंट, भाई इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे करोड़ों जीबी का डेटा पड़ा हुआ है, तो आप उसे रेगुलेट कैसे करेंगे, अब जाके आपके पास इतना पब्लिक रिसोर्सेज है कि आप उतने बिग अमाउंट स्केल ऑफ कंटेंट को आप रेगुलेट कर पाएं। चौथा एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, आईटी एक्ट लगता है जो अभी किसी को प्रोसिक्यूट कर ही नहीं कर सकता है, जो हमारा प्रेजेंटली जो आईटी एक्ट लगता है वो किसी चीज़ पे प्रतिबंध ही नहीं लगाता है, ना किसी प्रोड्यूसर पे, ना डायरेक्टर पे, ना किसी चीज़ पे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, तो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो हमारा इस काबिल नहीं है इसके लिए। पांचवा क्या लिख सकते हैं, कर्ब्स ग्रोथ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारी जो ग्रोथ है वो रोक देगा, ये सारी इश्यूज हैं रेगुलर ग्रोथ का, वही है जो मैं आपको फिल्म मेकर और ओटीटी का जो मैं आपको डिफरेंस समझा के आया हूँ, प्रोड्यूसर का वही इसमें लिखना है। ये कुछ मुख्य इश्यूज हैं जो क्या कहते हैं इसमें लगते हैं, अगर किसी को लिखना है तो इसके बारे में हम एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में तो आप आईटी एक्ट का जिक्र कर सकते हैं, आईटी एक्ट ऑफ 2000, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं बहुत ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि हमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी या रेप या गैंग रेप इन सब से नहीं दिखाना चाहिए, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या गाइडलाइंस हैं तो उसका फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपका पूरा होलिस्टिक कवर करते हैं। फिर आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है, कंक्लूजन भी मैं बता देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे कि देयर आर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको छूट है टू ऑल द फिल्म मेकर्स एंड द प्रोड्यूसर, बट दे शुड मेंटेन a decorum and doesn't hurt the people sentiment, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
बस ये लिख के आना है आपको। देखिए मैं अब आपको एज इट इज़ रटा रटा है इसमें नहीं, अब सिंपल बात लिखनी है कि आपके पास सारे अधिकार हैं, लेकिन आप किसी की भावनाओं को आहत करेंगे तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जिससे क्या होगा, जो देश का ट्रस्ट है, जो ट्रेस का ट्रस्ट है वो टूट जाता है। जो हमारे यहाँ ब्रदरहुड है, जो हमारे यहाँ ब्रदरहुड है वो नहीं टूटना चाहिए। किसी की भावना को अगर आप आहत कर देंगे तो ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा इंडिया का, जो हमारा सेकुलर नेचर है इंडिया का वो खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे कंक्लूड करना है। तो ये आपका पूरा ऐसे तैयार हो चुका है। इसमें तो करीबन मैं 1500 वर्ड्स का मैंने आपको ऐसे करीबन तैयार करके दे दिया है रिगार्डिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म। इसमें अभी जो मेन बात है, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया, इसमें अभी आपको आईटी रूल्स जो हमारे 2021 के आए हैं वो और रह गए हैं, तो वो हम मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट कर दूंगा रिगार्डिंग आईटी रूल्स। कि आईटी रूल्स के मैं बता दूंगा कुछ की प्रोविजंस कि क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं और उनमें क्या क्या इशूज़ हैं और क्या क्या हो सकता है वे अहेड। तो आईटी रूल्स के 2021 पे मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को बता सकते हैं कि ये टॉपिक सही है या नहीं, और जो मैं आईटी एक्ट पढ़ाने वाला हूँ। अगर मेरे को कमेंट्स आते हैं कि हाँ सर आईटी एक्ट पढ़ाइए तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर कमेंट नहीं आते तो मैं आईटी एक्ट वाला टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। तो आपका राय मैं जानना चाहता हूं, आप सीधे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म ये सही लगा टॉपिक या नहीं ये भी बताइएगा, और कुछ समझ में आया या नहीं। तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, आपकी इच्छा वाली बात है। और कोई मेरे को अपना ऐसे भेजना चाहे तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है shivam_tyagi_st, तो आप इस पर मेरे को भेज सकते हैं। हमारे नए कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, तो आपको चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं ऐप पे जाके, एंड्रॉयड iOS में अवेलेबल है। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 1 महीना बचा है तो लास्ट है, पैडल रख दीजिए। आज से 1 ही महीना है, 8 तारीख को आपका पेपर है, आज 9 तारीख है, तो ये लास्ट टाइम है। जो सीरियस कैंडिडेट्स है वो तो पढ़ ही रहा है, जो सीरियस नहीं है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाए तो फ़ायदे में रहेंगे। कॉम्पिटिशन बहुत हाई है इस बार, सो टेक केयर। और अच्छा आपका एग्जाम हो रहा है, नहीं तो अभी कोरोना की 3rd वेव आएगी फिर लटक जाएंगे। तो अच्छा है पोस्टपोन नहीं हुआ, मैं तो यही चाह रहा था कि पोस्टपोन ना हो ताकि आपका एग्जाम हो जाए। सो पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है इससे। बाय बाय।